Welcome back all dear student. Today we are going to start dipole moment, very important topic. तो इसके अंदर हम कुछ एप्लीकेशंस को भी साथ साथ लेके चलेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और डाइपोल मोमेंट के अंदर भी हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट है क्या। डाइपोल मोमेंट काफ़ी सिंपल है। जैसे मान लो हम लोगों के पास कोई ये ए कंपोनेंट है, कोई ये हमारे पास बी कंपोनेंट है, ये सेंटर है इसका, ये भी सेंटर है इसका, और सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम लोग, और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं प्लस और माइनस चार्जेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग सिंपल ले लें, H और ये Cl है, राइट। हम लोगों के पास इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो सीधी सी बात है, डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of charge and distance between the center of charges, that is positive or negative, positive और नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को प्रेजेंट करें, जनरली म्यू से प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास चार्जेस है वो हो गया क्यू, और डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो म्यू होगा ना, म्यू जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डीबे। क्या होती है, डीबे। और एक्चुअल में अगर हम बात करें 1 डीबे क्या होता है, तो 10⁻⁻18 ASU इंटू में सेंटीमीटर। ASU चार्ज की यूनिट है, सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो 1 ASU अगर हम जनरली बात करें भाई 1 ASU हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, या जो हमारे पास किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ये हमारे पास 10⁻18 आया कहाँ से। जो चार्ज है उसको हम लोग ऑर्डर में लेंगे 10⁻⁻8 हमारे पास ASU, और जो डिस्टेंस हम लोग जनरल ऑर्डर लेंगे 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इन दोनों से क्या बना, डीबे। ये क्वांटिटी है, क्या हो गया, 1 डीबे क्वांटिटी है ये। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी जो क्वांटिटी हो गई 1 डीबे, मतलब 10⁻⁻18। अब बात आती है कि अगर हमें इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, SI में। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये देखते हैं। 4.8 10⁻⁻10, और जो ESU है वो किस पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम के इक्वल होगा। मतलब ये हमारे पास CGS हो गया, ये हमारे पास MKS सिस्टम हो गया, मतलब SI सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम 1 ASU की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, और अपॉन में हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, जो 1 ESU है किसके कितने कुलाम के इक्वल आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम के अराउंड ये आंसर हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया 1 ESU की वैल्यू। अब बात करें कि भाई 1 ESU की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन 1 डीबे को आप कन्वर्ट करो SI यूनिट में, तो 10⁻⁻18 1 ESU कितनी वैल्यू है, 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मीटर में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। जब हम लोग इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.335, और सीधी पावर को हम लोग कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास सारी पावर माइनस है तो सम कर दो, 10⁻⁻30 कुलाम इंटू मीटर। तो 1 डीबे जो क्वांटिटी होगी अगर हम लोग SI सिस्टम में बात करें तो ये हमारे पास क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होता है कि एक चीज़ और, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्यों है देख रहे हो आप, इसकी डायरेक्शन जनरली होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड मतलब हम निकाल रहे हैं जो इसका चार्ज क्वांटिटी है वो क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड है।
तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो म्यू हो गया Q इंटू मी टू। स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारे पास होती है वो क्या होती है इसकी, डीबे। अब डीबे की अगर हम बात करें तो 1 डीबे होता है 10⁻⁻18। जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमने लिया 10⁻⁻18 और डी हमारे पास कितना है 10⁻⁸। तो यहाँ से हमारे पास जो डाटा बना वो क्या आया, जो हमारे पास ये डाटा तैयार हुआ, इससे हम लोग एक बात और कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डाटा है 4.8 10⁻⁻18 इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 ESU हमारे पास कितना आ गया, 1 ESU निकालने के लिए हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आया 3.335 इंटू 10⁻⁻10। हमने क्या किया 1 डीबे को अगर हमें SI में कन्वर्ट करना था तो ESU की वैल्यू यहाँ पर पुट करके और फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर में। तो यहाँ से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर पाए कि भाई 1 डीबे के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है कूलम इनटू मीटर की। हमें ये बात ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी कुछ एप्लीकेशंस को लेकर के, और एप्लीकेशन के बाद कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट कैसे करना है और ये कैसे बताएंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा और इसका कम है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स को हम लोग देखेंगे और हमें हर चीज़ की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर हमें बनानी आती है तो हम बहुत ईजिली क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। कोई अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का क्या होगा, 0। देखो अब मैं एक सिंपल कुछ एग्जांपल लेकर के चलता हूं यहाँ पर। पहले देखो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। अब बात आती है भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सबसे ज़्यादा खींचेगा फ्लोरीन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, एटम की इंक्रीज हो रही है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है, एक तरह से हम कह गए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात हो गई, HF फिर HCl फिर HBr और फिर HI। तो इस तरह से हम सिंपल क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी और बात करते हैं, देखिए काफ़ी क्वेश्चंस को लेकर के। जैसे कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड बताओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड बताओ, मीथेन के बारे में बताओ, तो इनके डाइपोल मोमेंट्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जैसे BeF2, ये हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल। अब देखो फ्लोरीन यहाँ से भी सिमिलर तरीके से खींचेगा, यहाँ भी, तो दोनों तरफ जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है, सेम। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ देखो ऑक्सीजन जितना कैपेसिटी से इसको खींच रहा है उतना ही ये ऑक्सीजन खींचेगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, दोनों क्या है, सिमिलर पावर से खींच रहे हैं, तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। अब मैं बात करूँ बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, तो बेटा बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होगी। अब देखो कि ये जो फ्लोरीन है ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये इस साइड और ये इस साइड। मूवमेंट क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डाइपोल मूवमेंट होगा। अब देखो फ्लोरीन यहाँ से, फ्लोरीन यहाँ से और फ्लोरीन यहाँ से, क्या हुआ कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के इक्वल है। अगर बिल्कुल यहाँ पर होता ना तो मैं मान लेता कि ये एक सिंगल पर्सन इसको कैंसिल कर देता, बट यहाँ पर इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है, रिजल्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसी तरह से हम बात करें मीथेन में भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो ये ऊपर है, मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाते हैं, 0। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोगों को कुछ डिफरेंस मिले। देखिए एक तरह से अब हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, मेजर एप्लीकेशंस पे। जो सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे NF3 एंड NH3, विच वन हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, NH3 का या NF3 का। दोनों की शेप हमारे पास पिरामिडल है, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। अब क्या होगा देखो, लोन पेयर की डायरेक्शन अपर साइड होती है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ देखो लोन पेयर अपर साइड, नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मूवमेंट किस साइड होगी, नाइट्रोजन की साइड होगी। तो आपने यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल से ये बात समझी कि भाई यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है ना वो अपोज कर रहा है किसका, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट का। तो इन दोनों में से डाइपोल मूवमेंट ये तो सारे के सारे अपर डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अपर होगा। और यहाँ पर देखो अपोज हो रहा है ना, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया, इसका क्या होगा, ज़्यादा। अब एक्सप्लेन करने की बात है तो एक्सप्लेन करने में काफ़ी सिंपल है। NH3 इन केस ऑफ NF3 नाइट्रोजन अटैच विद फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज डिक्रीजेज। But in case of NH3 attached with hydrogen, hydrogen is less electronegative compared to nitrogen, so that resultant dipole moment in upper direction. तो इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, आपके पास NH3 का क्या होगा, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसी में कुछ एप्लीकेशन और डिस्कस करते हैं, देखिए एक बात। अब मैं बात करता हूँ सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस एक कन्फर्मेशन है। सिस और ट्रांस जो एक ज्योमेट्री को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर दो सिमिलर एटम सेम साइड हैं, क्या है, सेम साइड को हम बोलेंगे सिस प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, सिस प्रेजेंटेशन। और अगर मान लो दोनों के दोनों अपोजिट हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये अपर और ये डाउनवर्ड, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। जितना ऊपर होगा उतना ही क्या हो रहा है, नीचे। यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस वन इज ट्रांस और दिस वन इज सिस। सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, ट्रांस का। सिस का क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सिस है और कौन क्या है, ट्रांस। अभी मैं बात करता हूँ एक और एप्लीकेशन पे, देखिए। देखिए काफ़ी सिंपल है। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसके ऊपर बात करते हैं हम। ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या, ये पोजीशंस हैं। क्या है ये, पोजीशन। जैसे हम लोगों के पास ये बेंजीन है, ठीक है। अगर इसके बिल्कुल एडजेसेंट किसी भी रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ में अगर कोई भी एटम लगा हुआ है तो वो ऑर्थो पोजीशन मानी जाती है। अगर एक गैप पे लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। और बिल्कुल ही पैरेलल जा करके लग गया है, जो एंटी अपोज में लग गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो इसको हम बोलेंगे पैरा। तो दिस वन इज मेटा, दिस वन इज ऑर्थो और दिस वन इज पैरा, ठीक है। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो भाई ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये कार्बन है, तो डाइपोल मोमेंट अपर डायरेक्शन, ये भी अपर, यहाँ भी अपर और यहाँ भी अपर, ठीक है ना। आप देख रहे हो क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये तो जीरो ही हो गया, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में गया, रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो। यहाँ देखो ये इसको कुछ कैंसिल कर पा रहा है, ये तो दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से अपर डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रखना ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का और फिर किसका होगा, पैरा का। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज आयनिक करेक्टर बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट। इट मींस ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। कुछ न्यूमेरिकल के साथ चलते हैं डायरेक्ट उसके अंदर, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल हम लोग शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास जो एप्लीकेशन है, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर बाय यूजिंग हमारे पास डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग इसमें किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए हम लोग करेंगे ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन में आयोनिक डाइपोल मोमेंट इनटू में 100।
अभी हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व कितना गिवन है 1.03 dB। तो अब ये कंपलसरी हो गया कि हमें ये वाला सेकंड वाला आंसर किस में निकालना है, डीबे में निकालना है। मतलब आयनिक जो हम यहाँ पे निकालेंगे, आयनिक होगा Q इंटू में D, और अब देखो यहाँ पर हमारे पास डीबे में बात हो रही है ना, तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। Q जो चार्ज है, चार्ज जो होता है, जो 1 चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10। D डिस्टेंस कितना है 1, ये हमारे पास ESU होगा, क्या होगा ESU, और ये हो गया 1.275। एंगस्ट्रॉन को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। आपने देखा कि इन दोनों को जब हम लें तो देखो 4.8 इंटू में 1.275 इंटू 10⁻⁻18 और ESU इंटू में सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है वो 1 dB के इक्वल होगा। हमने स्टडी किया था 1 dB विल बी इक्वल टू द 10⁻⁻18 ESU इंटू में सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से डाटा आ गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आएगा, लगभग 6.12, और ये हो गया पूरा का पूरा डीबे, तो 6.12 dB आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.12 dB, क्योंकि हमारे पास आयनिक डाटा कितना है 6.12 dB आया है। अब क्या करेंगे, देखो तो यहाँ से हम लोग जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.83%। इतना आयनिक करेक्टर है, इसका मतलब जो हमारे पास HCl है वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक करेक्टर निकालने के लिए एक सेकंड मेथड हमारे सामने आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए यहाँ पर भी हमें डाइपोल मोमेंट पे बात हो रही है। देखिए तो हमारे पास द डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज दिस। अब देखो कूलाम इंटू मीटर में है ना, तो SI में हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो हमारे पास जो म्यू ऑब्जर्व डाटा है वो कितना है 1.964 इंटू 10⁻⁻29, ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर आयनिक निकालना होगा। आयनिक क्या होगा Q इंटू में D। Q कूलाम की टर्म में 1.67 10⁻⁻19 कूलाम। D डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.596। एंगस्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में डाटा कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.557 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। तो हम लोगों ने म्यू आयनिक भी निकाल लिया ना, बस अब कुछ नहीं है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमें बताना है। क्या होगा, ऑब्जर्व अपॉन में आयोनिक, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो क्या होगा, देखो हमारे पास ऑब्जर्व कितना था, ये ऑब्जर्व है 1.964 10⁻⁻29। कैलकुलेटेड कितना हुआ 2.557 10⁻⁻29। ठीक है, तो 29 से तो आई थिंक 29 कैंसिल ही हो गया। रिजल्टेंट हमारे पास नियरली आएगा 76। एक मिनट रुको, 100 से भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 76.81% के अराउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा अलग है, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें भी कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो हम लोग के पास HBr है, राइट, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है। बेटा डेल्टा प्लस का मीनिंग ये है कि इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो हमें ये बताना है कि इस पे क्या चार्ज होगा और इस पे चार्ज क्या होगा। बस सिर्फ साइन में डिफरेंस आएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इस तरह से। जैसे मान लो हम लोग मान लेते हैं कि भाई x चार्ज आया, ठीक है, तो फ्रैक्शन चार्ज x आया, तो इस पे क्या चार्ज होगा +x, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का x। ठीक है, गिवन क्या क्या बात करते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू में D। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज, तो चार्ज निकालने हैं तो म्यू बाई क्या करना पड़ेगा हमें D। म्यू क्या होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना है 0.78, तो 0.78 dB है ना, तो dB को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻18
ASU इंटू में सेंटीमीटर, ठीक है। डी डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1.41 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो यूनिट आएगी वो किसकी आएगी, सिर्फ चार्ज की यूनिट आएगी, किसकी आएगी, चार्ज की। तो हमारे पास कितना आ गया 0.55 10⁻⁻10, नियरली हमारे पास इसको डिवाइड करने पे ये आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास टोटल चार्ज ये है, आया कितना ये, तो Q कितना है 0.55 10⁻⁻10, E कितना है 4.8 10⁻⁻10, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने पे 0.11 आएगा, कितना आएगा 0.11। तो आप समझ लो कि भाई H पे क्या चार्ज है, प्लस का 0.11, और Cl पे क्या चार्ज है, माइनस का 0.11। तो यहाँ से हमने निकाल दिया फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फाजान्स रूल के बारे में, जो कोवलेंट कंडक्टर एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा बहुत हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।